नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ के जाने माने युवा और कर्मठ चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश चेतवानी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों, समाज और परिवेश को भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और साथ में मानसिक चिकित्सा में डिप्लोमा कोर्स भी किया है। एक सुलझे हुए मनोचिकित्सक के रूप में डॉक्टर चेतवानी अपने मरीजों की मानसिक बुद्धि को सुलझाते हुए उनके जीवन को प्रकाशमय बना रहे हैं। रीडर्स फर्स्ट से बातचीत में अपनी अब तक की जीवन यात्रा को साझा करते हुए डॉक्टर प्रकाश चेतवानी ने अपनी जिंदगी का फलसफा मरीजों की सेवा और जिंदगी को भरपूर जिंदादिली से जीना बताया। अब तक समाज से जो पाया उसे कम से कम दुगना कर लौटाना उनकी प्रतिबद्धता है। उन्हें इस बात का गर्व है कि उनकी जीवन सहचरी डॉक्टर स्नेहा चेतवानी उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करती हैं और वो भी उनकी जिंदगी के फलसफे पर यकीन करती हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रकाश चेतवानी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में हमारे साथ रायगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश चेतवानी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके अब तक के सफ़र के बारे में। आपको हम बता दें कि डॉक्टर प्रकाश चेतवानी एमडी होने के साथ साथ उन्होंने साइकेट्री में भी डिप्लोमा किया हुआ है और शहर में इस तरह के रोगियों के लिए वो एक वरदान बने हुए हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शक सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी जो पैदाइश हुई है पत्थल गांव में हुई है। रायगढ़ शहर से 110 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे मैं पला बढ़ा। मैंने प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं शिशु मंदिर से प्राप्त की है। सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने क्लास नर्सरी से लेकर स्टार्टिंग से 12th तक मैंने वहीं कंप्लीट किया है। और मेरे पिताजी वहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, प्राइवेट प्रैक्टिशनर थे। तो उनके साथ रहते रहते मेरे में भी डॉक्टर बनने का एक रुझान था। मैं चाहता था कि मतलब मैं भी डॉक्टर बनूं और लोगों की सेवा कर सकूं। तो इस फील्ड को इसीलिए मैंने चुना। और घर में मेरे एक बड़ी बहन है और एक बड़े भाई हैं। बड़े भाई वहाँ पे पत्रकारिता करते हैं, प्लस उनका पारिवारिक काम है जो उसको संभालते हैं। और मैं यहाँ पे 2009 से मतलब सेवा में हूँ। और आपने मेडिकल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मेडिकल शिक्षा जैसे मैंने 12th कंप्लीट किया तो मैंने सोचा कि अब डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी। तो उसके लिए जब मैंने स्टार्ट की पढ़ाई तो उस समय मेडिकल कॉलेज भी बहुत कम थे। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग गए हुए थे, मतलब रशिया में उस समय मेडिकल की शिक्षा दी जा रही थी। तो पहले इसका गवर्नमेंट से टाई अप था जो कि बाद में शायद खत्म हो गया। लेकिन कुछ फ्रेंड थे मेरे जो वहाँ मतलब जो पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उनके थ्रू मुझे पता चला। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वहीं जाके मतलब अपने मतलब कंप्लीट किया जाए अपनी स्टडी को। तो फिर मैंने वहाँ पे 1996 में मैं वहाँ पे गया और 2002 पे मैं कंप्लीट करके आया यूक्रेन के खारकिव मेडिकल मतलब मेडिकल यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में था 6 साल तक। 6 साल तक मैंने वहाँ पे पहले अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की। फिर जैसे क्योंकि वहाँ पे अपना मेडिकल कॉलेज में जो फॉरेन से पढ़ते हैं उस समय उसी समय एक नया रूल पास हुआ कि उनको आके यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा। तब क्योंकि अब नया सिर्फ एग्जाम था, किसी को इस बारे में पता नहीं था, उसको फिर मैंने 1 साल तैयारी की। उसके बाद मैंने एग्जाम क्लियर करके फिर वहाँ इंटर्नशिप कंप्लीट करके मैंने वहाँ पे एम्स में, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में और माता चंदन देवी में, ऐसे 3-4 हॉस्पिटल में मैंने वहाँ पे मतलब काम करके एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद मैंने 2008 में मैं वहाँ से रिटर्न हुआ जब मेरी शादी का प्लान हुआ। मैं चाहता था मैं घर के आसपास ही रहूँ, परिवार के साथ जुड़ा रहूँ। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रायगढ़ में आके रहूँगा। तो शादी के बाद मैंने फिर प्लान यहीं पे आके अपना सेटअप स्टार्ट किया। अपने जीवन साथी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे जीवन साथी डॉक्टर स्नेहा चेतवानी, वो उन्होंने डेंटिस्ट्री की हुई है, साथ में कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स किया हुआ है। वो भी जब दिल्ली में था तभी हमारे मतलब बात हुई शादी की घर वालों की तरफ से। उस समय तक हम नहीं जानते थे एक दूसरे को। उसके बाद जब शादी के बाद हमने एक दूसरे को अच्छे से पहचाना तो मतलब
काफ़ी होनहार हैं, मतलब वो भी काफ़ी समझदार हैं। और जो होते हैं मतलब अच्छी भावनाओं वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें से एक है। इस कारण मेरा जीवन मतलब काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब कि अच्छे क्योंकि एक समझदार अगर साथ जीवन साथी मिलता है तो जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है। मतलब जीवन को आदमी जीने की मतलब अच्छी तरह से जीता है, आदमी खुल के एंजॉय करता है लाइफ में। ऐसा नहीं कि सिंपल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो हर तरह की ज़िंदगी का मतलब एंजॉय जो मिलता है मतलब साथ में एक अच्छा जीवन साथी हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सोशल हो, हर तरह से हम अपने एक साथ मिल के अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं और ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि आपको इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है साइकेट्री में, ये हमें जानकारी मिली है, तो इसके बारे में बताएं कि इस तरफ आप कैसे मुड़े। देखिए मैं 2009 से जब गवर्नमेंट जॉब में जुड़ा हुआ था, तो अपना काम तो हम अपने जो फील्ड से काम कर ही रहे थे। तो इसमें अचानक मुझे एक मौका मिला कि सेक्रेटरी से डिप्लोमा करने का मतलब ऑप्शन दिया गया। तो मैंने एक बार जब सुना तो मतलब तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस टाइप के जो पेशेंट हैं आजकल मानसिक रोग वाले, उनकी संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। पहले भी थे लेकिन क्या लोगों को पता नहीं चलता था कि मानसिक बीमारियाँ, समझ नहीं पाते थे। तो इसी तरह वो परेशान रहते थे। तो हमको तो इस फील्ड में रहने के कारण हमको पता था, लेकिन क्योंकि इस फील्ड से हम कम टच में रहते थे पहले, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ अपडेट हो जाए, इसलिए मैंने इसको तुरंत स्वीकार किया। और फिर मैंने वहाँ पे हमारा ऑनलाइन कोर्स था, साथ में ऑन साइट में ट्रेनिंग का भी मतलब व्यवस्था थी। तो साल में हम 3-4 बार गए थे वहाँ पे, कुछ दिनों के रह के आए। वहाँ पे हमने सीखा कैसे देखना है पेशेंट को, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है। तो उस तरह से मैंने वहाँ सीखा, तो फिर उसका जो मैंने यहाँ पे उपयोग किया मतलब काफ़ी अच्छा सार्थक साबित हुआ वो। ऐसा नहीं कि सिंपल कोई ट्रेनिंग थी हम करके आ गए, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। उस ट्रेनिंग को करने के बाद जो हमारे अंतर का जो मतलब अपने विकास हुआ जो अंदर का, लोगों के से बात करने के ढंग में जो परिवर्तन आया, वो उसके बाद ही आया। इससे पहले हम जनरली उतना उस पेशेंट के बारे में सोचते ज़रूर थे, लेकिन उतना गहराई से नहीं सोचते थे। तब लेकिन जब उनसे बात करके उनकी भावनाओं को जब समझना स्टार्ट किया, तब हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने की कोशिश की उसके बाद। क्योंकि जब तक पेशेंट की बीमारी को नहीं समझ पाओगे, उससे बात नहीं करोगे, तब तक आप उसको अच्छे से मतलब इलाज नहीं दे सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि साइकेट्री का ट्रेनिंग लेना आपके अपने व्यक्तित्व के लिए भी बहुत लाभदायक रहा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत ही इस चीज़ का मुझे बहुत ही फ़ायदा मिला, अपने जीवन में भी फ़ायदा मिला। ऐसा नहीं कि मुझे केवल अपने पेशेंट के लिए ही मतलब बेनिफिट हुआ, मेरे अपने जीवन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब सार्थक साबित हुआ, क्योंकि इससे हाँ, पर्सनैलिटी में भी चेंज आया, बिल्कुल सही। तो उसका मुझे बहुत ही मतलब बोल सकता हूँ कि निजी जीवन में भी मुझे बहुत मतलब बहुत फ़ायदा मिला। थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ कि यहाँ पे आपने जैसे भी बताया और हम लोग भी देख रहे हैं कि दिनों-दिन इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो उसका कारण क्या हो सकता है और उसका निदान कैसे होगा? समस्याएँ आजकल जो हो रही हैं, जैसे जैसे मानसिक समस्याएँ बढ़ने का कई कारण हैं इसमें। जैसे आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के बीच में अब हाँ, महत्वाकांक्षाएँ भी बढ़ गई हैं, सोच सोच में भी बदलाव आया है लोगों की। प्लस दूसरा फैक्टर एक सोशल मीडिया भी है, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, स्क्रीन पे डिपेंड रहना, तो इस सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। प्लस ये अपने बहुत सारे जो व्यसन होते हैं, मतलब शराब पीना, नशा करना, उसके भी जो हानिकारक प्रभाव रहते हैं, वो भी मन पे पड़ते हैं। और सोशल मीडिया का प्रभाव तो है, बिल्कुल, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन सोशल मीडिया में क्या होता है, लोग वर्चुअली मिलते हैं एक-दूसरे से। वर्चुअली मिलते हैं तो फिर लोगों को जो आपस में मिल उसमें जो खुशी मिलती है लोगों को, वो उतना वो डायरेक्ट क्योंकि बोलने की उतनी वो समय की कमी बोल सको या फिर जिस समय सोशल मीडिया किसी भी समय ओपन कर लेता है आदमी, चाहे रात का समय हो, सुबह समय हो। तो उस कारण वो लोगों से वर्चुअली मिलते हैं तो फिर फिज़िकली मिलने में वो हेजिटेट करते हैं कि उनको कब मिलना है, कैसे मिलना है, कि उसमें टाइम की बाउंडेशन रहती है, क्या बात करना है। वर्चुअल से आप चाहे वो हाँ, वो कहीं कितनी दूर बैठा हो, आप उससे मिल के बात कर सकते हो।
मैसेज भेज सकते हो, जब दूसरा आदमी मैसेज पढ़ेगा अपना उसका रिप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से लोग उसमें जो आनंद खोजने लगे, जो अपना जो आदमी आपस में मिल के नहीं कर पाता वो वर्चुअल इन्वॉल्वमेंट होने लगा है। तो इस कारण जो ये भी एक तरह से व्यसन की तरह से काम करता है, क्योंकि ये भी वही खुशी जो दूसरे व्यसन मन को खुशी देते हैं, वो सोशल मीडिया भी एक तरह से उसी तरह काम करता है। वो भी मन के सेंटर में उसी सेंटर को जाके एक्टिव करता है, तो जिससे हमारे मन को खुशी मिलती है, तो ब्रेन चाहता है वो खुशी बार-बार मिले। तो सोशल मीडिया आजकल जो अवेलेबल है मोबाइल में, आपने तुरंत उठाया मोबाइल ऑन किया तो आपको तुरंत आप उसमें एक्टिव हो जाओगे। तो इसलिए सबसे आसान उपाय हो जाता है, जैसे ही ब्रेन को जरूरत पड़ती है तुरंत उठाता है मोबाइल, तुरंत आप मोबाइल स्क्रॉल करते हो, फिर थोड़ी देर देखते हो किसका किस लाइक्स आए हैं, किसका मैसेज आया है, कुछ देख के फिर वापस बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ आवाज आती है, फिर आप तुरंत उठा के देखते हो कि किसी का मैसेज तो नहीं आया। और प्लस दूसरी जो जैसे आदमी कोई अपनी पिक्चर शेयर करता है तो चाहता है कि उसमें कंपटीशन करता है कि इसको इतने लाइक्स मिले तो मुझे भी इतने लाइक्स मिलने चाहिए, उसको इतने कमेंट आया तो मुझे भी इतने कमेंट मिलने चाहिए। तो इसलिए वो बार बार उसी तरफ खिंचता है, उसकी तरफ। इसलिए वो बार बार देखता है, कोशिश करता है बार बार कुछ नया रूप से करूं। तो इस कारण लोगों में रुझान भी बढ़ा है, क्योंकि लोगों को एक तरह से खुशी देता है, इसलिए उसकी तरफ रुझान भी है। बिल्कुल नहीं मिलता है, जब जिसको आदत पड़ जाती है, मान लो जैसे किसी का डाटा अचानक खत्म हो गया और वो कुछ कर रहा है तो वो परेशान हो जाएगा कि क्या करूं, कैसे मैं डाटा मिलूं, या फिर मोबाइल अगर स्विच ऑफ हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई और उसमें उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ज्यादा परेशानी, मतलब उसको परेशान होने लगता है कि कैसे करूं, क्या करूं, कैसे किसी तरह से मैं ऑन करूं अपना मोबाइल और उसको देखूं। और रहता है कि कोई अगर कोई जिस काम कर रहा हो, कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो, और उसकी अगर उसको इस चीज की लत होगी तो बार बार अगर देखेगा तो उसका काम भी डिस्टर्ब होगा। डिपेंडेंसी बढ़ी है, प्लस रूटीन काम करते रहता है तब भी आप वो अपना ध्यान उधर रहता है उसका। तो उसकी वजह से कई इंपॉर्टेंट काम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही काम कर सकता है अच्छे से। ऐसा नहीं कि एक साथ दो काम में आप अच्छे मतलब 100% दे पाओगे। तो अगर आप काम कर रहे हो और उसमें अगर मोबाइल पे अगर बार बार ध्यान जाता है आपका, वो काम में कमी आएगी, कंसंट्रेशन कम होगा। और कोई इसकी वजह से कोई टोकता है, मान लो आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो, उसको बॉस मना करता है तो उसको चिड़चिड़ाहट पैदा होगी। बच्चों को जैसे देखते हैं मोबाइल खेलते रहते हैं, तो ज्यादातर पेशेंट आते हैं जो बच्चों को लेके, मतलब पेरेंट्स आते हैं, वो यही बोलते हैं कि मतलब बच्चा बहुत चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है। जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि मोबाइल का ज्यादा यूज करता है, और जो मना करते हैं इसको मोबाइल यूज करने से, तो वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उस चीज की हैबिट हो चुकी है, आदत पड़ चुकी है उसको, वो छोड़ना नहीं चाहता। और छोड़ते हैं मना करते हैं तो उसको चिड़चिड़ाहट पैदा होती है, तो उसका फलस्वरूप वो गुस्सा करता है, चिल्लाता है, कई बार सामान फेंक देता है, मोबाइल फेंक देता है। तो अगर हम कोशिश करें, हमको इस शुरू से इस चीज को कंट्रोल में रखें, क्योंकि बच्चे के मन में उतना खुद का कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब अपनी तरह अपने मतलब खुद की तरफ से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उनको शुरुआत में अगर समझाई दें, उनको टाइम का लिमिट रखें, तो हमको उस बीमारी को आगे बढ़ने से मतलब रोक सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया पे डिपेंडेंसी जो है वो कहीं न कहीं इस तरह के रोगों की जड़ में ये भी एक फैक्टर है। बिल्कुल, बहुत ही बड़ा फैक्टर, मतलब आजकल के समय में बहुत बड़ा रोल है इसका, मतलब मानसिक रोग की तरफ, मतलब मानसिक रोगों के होने के लिए। इसको कंट्रोल करने के लिए इसमें टाइम लिमिट फिक्स करना है आपको, और कोशिश करें अपना डाटा हमेशा ऑन ना रखें, डाटा मतलब ऑफ करके रखें। जब आपको देखने की जरूरत है, आप एक टाइम फिक्स करके रखें कि उसी समय मुझे सोशल मीडिया ऑन करके देखना है। जैसे मान लो आधा घंटा सुबह देख लिया, फिर आधा घंटा शाम को देख लिया, तो उसी समय अपना डाटा ऑन करें और देखें। नोटिफिकेशन को हमेशा बंद करके रखें, क्योंकि नोटिफिकेशन की जो आवाज आती है, रिंगटोन डली रहती है, उसको या तो साइलेंट करके ऑफ करके रखें, क्योंकि वो आपको ध्यान अपनी ओर खींचता है, उसको मोटिवेट करता है कि हम खोलें, देखें किसका मैसेज है, क्या है। और अभी ये देखने में आया है कि इस तरह के वातावरण में डॉक्टर का पेशा जो है बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। वो चूँकि नई-नई चीज़ें आती रहती हैं, नए-नए तरह के रोग भी आते रहते हैं। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए आप अपने आप को अपडेट कैसे रखते हैं? तो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे मैंने मतलब मानसिक रोग वाली जो अपना कोर्स करके आया, डिप्लोमा कोर्स, तो उसके बाद से इस चीज को कैसे हैंडल करना है वो चीज हम समझ सके, है ना? कैसे बातें करनी है लोगों से, क्योंकि पेशेंट आता है आजकल, वो चाहता है तुरंत उसको इलाज हो जाए, तुरंत ठीक हो जाए। और तुरंत अगर उसको मान लीजिए डॉक्टर थोड़ा लेट से मिल पाया,
तो वो पहले ही गुस्सा हो जाता है। तो उसकी मनोभावना को समझते हुए उसके हिसाब से बात करनी है, ताकि उसको मन शांत करके रख सके। और प्रोफेशनली अपडेट कैसे करते हैं आप? प्रोफेशनली अपडेट जैसे इसमें कई ऑनलाइन इस तरह से प्रोग्राम होते हैं, कई बार तो उसको कर सकते हैं, या मेडिटेशन रहता है, मेडिटेशन आप रोज करोगे तो मन शांत रहेगा, तो आप उस चीज को अच्छे से समझ के हैंडल कर सकोगे। और प्लस लोगों से बात करने का तरीका जो होता है वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप लोगों से बात करते हो तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है सामने वाले के मन पे। अगर आप गुस्से से बात करोगे तो सामने वाले को भी गुस्सा आएगा। आप प्यार से बात करोगे तो अगर किसी गुस्सा भी आ रहा होगा तो वो शांत हो जाएगा। और उसको अच्छे से सुनेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी पेशेंट आता है उसको सुनना, क्योंकि हर आदमी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता है कि मैं ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, कुछ लोग लिख के आते हैं कि मैं ये भूल ना जाऊं। तो अगर हम उसको सुनने का मौका नहीं देंगे, ये दिक्कत जरूर है कि पेशेंट बस लाइन लगी, डॉक्टर पास भीड़ बहुत ज्यादा है, तो अच्छी तरह सुन नहीं पाता। लेकिन कोशिश करें, अगर पेशेंट को अगर सुनने की हम कोशिश करें तो उस चीज के जो जो प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंट की उग्रता है, उसको हम शांत कर सकते हैं। और उसको अच्छे से सुनते हैं तो हम उसका डायग्नोसिस भी अच्छे से बना सकते हैं। कई बार आदमी जल्दबाजी में शुरुआत में जो प्रॉब्लम बोलता है उसकी वो प्रॉब्लम नहीं रहती, उस प्रॉब्लम रहती कुछ और, उसकी उसकी जो बेस रहती है कुछ और रहता है। लेकिन अपने वो बाहरी चीजों को बोलता है, तो आदमी अगर शुरुआत की केवल अच्छे डीप नहीं सुनेंगे हम उसको, तो केवल शुरुआत की बीमारी को सुन के लक्षण के आधार पर दवाई लिखेंगे। एक अच्छे से सुनेंगे तो हो सकता है हम उसको उसके अंदर की दूसरी जो बीमारी है जिसके कारण वो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम समझ के उसका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। आने वाले समय में जैसे अब जो भी दौर आ रहा है चुनौती का, तो उससे निपटने के लिए आपके प्लान्स क्या हैं? मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं एज ए प्रोफेशनल डॉक्टर होने के नाते? किस तरह की चुनौती? जैसे अभी आपने बताया कि आज के दौर में बहुत सारी इस तरह के रोग आ रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग को अपडेट भी रहना पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ें तो अब थमेंगी नहीं, एक तो नया दौर है ये। तो इसके लिए मतलब आप लोग का कोई प्लान रहता है क्या? माने इस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं तो इनको कैसे हैंडल करना है? अपने आप को अपडेट कैसे करना है? या फिर पर्सनली आपका फ्यूचर प्लान क्या है आने वाले समय के लिए? अपडेट के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे हमारे पास जैसे ऑनलाइन सेमिनार होते रहते हैं, उससे हम कोशिश करते हैं ज्वाइन करने की। अपडेट में इसमें कई चीजें, नई चीजें पता चलती हैं, तो उसके थ्रू हम अपडेट होते रहते हैं। या इस तरह शॉर्ट कोर्सेज कुछ कुछ चलते रहते हैं ऑनलाइन के। अगर हमको कोशिश करते हैं कि टाइम निकाल के अगर हमको अटेंड कर सकते हैं तो उसको हम अटेंड करते हैं, ताकि आने वाली जो कुछ नई बीमारियां हो रही हैं उसके लिए अपडेट कर सकें। और आगे फ्यूचर के प्लान के बारे में मेरा अभी तो फिलहाल अभी जो गवर्नमेंट जॉब चल रहा है वो मेरा प्राइवेट क्लिनिक है अपना, तो उसी में हमारा मेन फोकस है। आगे प्लान अभी कुछ स्पेशल अभी बहुत डिटेल में नहीं बने हैं। हो सकता है आगे हॉस्पिटल का प्लान करें या इस टाइप से कुछ करें, लेकिन अभी इसमें अभी पूर्ण मैंने भी काम नहीं किया है इस चीज के लिए, इंटरव्यूशन अभी नहीं किया है। क्योंकि ये सब चीजें जो चलने वाली प्रक्रिया है, मौके के हिसाब से अगर आप समझते हो उस चीज को आगे बढ़ते हैं, उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आप सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहते हैं और सामाजिक रूप से भी आप एक्टिव हैं। तो अंतिम सवाल के रूप में हम अपने दर्शकों को आपका संदेश देना चाहेंगे कि आप क्या सलाह देंगे कि किस तरह से एक अच्छा जीवन व्यतीत करें? सोशल मीडिया आजकल से जुड़ा रहना भी बहुत जरूरी हो गया है आजकल, क्योंकि एक दूसरे से हम फिजिकली बहुत लोगों से मिल नहीं सकते, लेकिन वर्चुअली जो हम जैसे बताया मैंने कि बहुत लोगों से मिला जा सकता है, चाहे वो कहीं किसी देश के या विदेश के भी किसी भी कोने में धरती के बैठा हो, वो वर्चुअली जुड़ सकता है उस चीज से। मिल सकता है, बात कर सकता है। तो हर आदमी के माइंड सेटअप अलग अलग होता है, उसके दोस्त भी उसी हिसाब से होते हैं। तो उसमें एक दूसरे को पहचान सकता है। सोशल भी हो सकता है एक ही जो सोच विचार वाले लोग हों, तो उनमें यूनिटी बन सकती है, मिल सकते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती हो सकती है। लेकिन मैं यही चाहूंगा कि उसकी लिमिट बना के रखें सोशल मीडिया में, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में फ्रॉड भी बहुत सारे हो रहे हैं। आपको मतलब इमोशनली कुछ बोल के या ब्लैकमेल भी करते हैं, तो उससे थोड़ा सावधान रखना है। तो सोशल मीडिया में पूरी तरह निर्भरता भी सही नहीं है, लेकिन एक दूसरे को बीच एक्टिव रहना है। ऐसे आपको कुछ अपनी खबर देनी है, अपनी समाचार देना है, अपने कुछ सोच को लोगों को बीच बताना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि आप एक बार अगर आप वीडियो को पोस्ट करते हो बोल के, तो उसको हजारों लाखों लोग देखते हैं।
तो आपकी जो सोच है वो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँच सकती है, तो मोटिवेट हो सकते हैं। और ज़िंदगी तो वैसे भी खुश रहने का नाम है, तो खुश रहने के लिए आपको जो चाहे मतलब आप जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, करना चाहिए। और ऐसी खुशी जो लोगों को खुशी दे तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसीलिए सोशल मीडिया से जुड़े रहना मतलब कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको बस लिमिट ज़रूरी है, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। टाइम लिमिट आप फिक्स रखो, जितना ज़रूरी है साथ में, क्योंकि आपके पास परिवार भी है, आपके पेशेंट भी हैं और समाज भी है, उनको साथ लेके चलना है। प्लस सोशल मीडिया का जो एक वो अलग ही समाज है, वर्चुअल समाज, तो उसपे भी एक नया माध्यम इससे जुड़े रहते हैं, तो ये बहुत मतलब अच्छा तरीका है एक लोगों में अपनी सोच को मतलब फैलाने का। लोगों को यही बोलना चाहूँगा मैं कि सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर हूँ, मैं सबसे पहले बोलूँगा अपने शरीर का बहुत ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। शरीर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा साथी किसी भी आदमी का उसका शरीर ही रहता है, जो हर कदम में हर जगह में उसका साथ देता है। तो उसको फिट रहने के लिए हमको स्वस्थ आहार चाहिए, है ना? हेल्दी आहार लें हम, स्वच्छ आहार मतलब खाएँ, साफ-सुथरा भोजन करें, प्लस रोज़ फिज़िकली एक्टिव रहें। फिज़िकली एक्टिविटी के लिए आप रोज़ आधा घंटा पैदल चल सकते हैं। अगर वो भी डेली अगर करते हैं तो सफिशिएंट है आपको फिट रखने के लिए। दूसरा है एक मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए आप लोगों से फिज़िकली इन्वॉल्व मिलें, एक-दूसरे के साथ अपने दुःख-सुख शेयर करें, खुशी को शेयर करें, लोगों की खुशी में शामिल होएँ, तो इससे मानसिक स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। तो शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को हम बेहतर करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और स्वस्थ शरीर रहता है तो एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ समाज को ही जन्म देगा। क्योंकि उसका अगर मानसिक मतलब उसका सोच अच्छी है, शरीर अच्छा है, तो समाज में भी हर आदमी अगर ऐसी सोचे, तो हर आदमी का अगर मन साफ रहे, एक-दूसरे में अच्छी भावना रहे, मिल-जुल की भावना रहे, तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, आपने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया आप लोगों से रूबरू होने का। धन्यवाद।